नमस्कार दोस्तों। आज की एक कहानी कुछ अलग है। कुछ कहानियां होती हैं जिनमें लोगों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके काम के बारे में बताया जाता है, और कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में ही कई सारी कहानियां लिखी जाती हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन कुछ लोगों में से एक थे, पर सैडली उन पर बहुत कहानियां नहीं बनी हैं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। और इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में भी फोकस किया गया है इनके साथ जुड़ी मिस्ट्रीज पर, रादर देन इन्हीं मिस्ट्रीज और फैक्ट्स के साथ जुड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विशाल व्यक्तित्व पर। आज हम आपके सामने इन्हीं कुछ मिस्ट्रीज और फैक्ट्स को लेकर आए हैं, पर हमारा फोकस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व, उनकी सोच है। नेताजी का भारत के ट्रांसफर ऑफ पावर में, या फिर यूं कहें सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बहुत से लोगों को तो इसके बारे में पता भी नहीं है। आज की इस कहानी की सच्चाई बेस्ड है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल आर्काइव डॉक्यूमेंट्स पर, फैक्ट्स पर, रिसर्च्ड आर्टिकल्स और बुक्स पर, और उन आर्टिकल्स को लिखने वाले एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज पर ये सब तो 70-80 इयर्स पुरानी बात है। इनका अभी क्या करना है? पर वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी यानी बोस जयंती को पराक्रम दिवस घोषित किया है, और इंडिया गेट पर नेताजी का बहुत बड़ा स्टैचू लगने वाला है। तो कोई तो बात होगी। आइए जिस्ट में नेताजी की पूरी कहानी को समझते हैं। बहुत सारे शॉकिंग फैक्ट्स हैं। जैसे हमने पहले भी कहा है, कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में अनेकों कहानियां बनती हैं। नेताजी की ये कहानी भी वैसी ही है। इस कहानी में भी 3 अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी है 1945 से पहले की कहानी, दूसरी कहानी है 1945 से 1985 तक की कहानी, और तीसरी कहानी है इन दोनों कहानियों को जोड़ने वाली। ये कुछ ऐसा ही है कि जिस तरह अभी तो इंडिया गेट पर नेताजी का एक हॉलोग्राम स्टैचू लग रहा है और रियल स्टैचू बाद में लगेगा। देखा जाए तो ये दोनों तो अलग अलग हैं, पर हैं तो एक ही। अब यहीं पर कंट्रोवर्शियल, मिस्टीरियस और कॉन्स्पिरेसी से भरी बात ये आती है कि 18 अगस्त 1945 में तो नेताजी की एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद उनकी लाइफ की कोई कहानी कैसे हो सकती है? पर है, और इसी से ही उनके अमेजिंग थॉट्स की और विजनरी पर्सनालिटी की झलक भी सामने आएगी। आइए इस कहानी को रिवर्स क्रोनोलॉजी में समझते हैं। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और चलते हैं 1999 में। तब की गवर्नमेंट ने मुखर्जी कमीशन सेटअप किया था, जिसका प्राइमरी काम था डिसअपीयरेंस ऑफ नेताजी के बारे में पता लगाना। और ये क्यों होता है? क्योंकि 1998 में कलकत्ता हाई कोर्ट एक पीआईएल को एक्सेप्ट करके गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करती है कि नेताजी के मैटर को एक कंक्लूसिव डिसीजन तक लेकर पहुंचा जाए। इस कोर्ट डिसीजन के भी कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे। समय समय पर जो अलग अलग सरकारों ने अलग अलग इंक्वायरी कमीशन सेटअप करे थे, जैसे कि 1950s में शाह कमीशन, 1970s में खोसला कमीशन, उन सभी की फाइंडिंग्स को आम जनता ने, कई सारे पार्लियामेंटेरियंस ने, और यहां तक कि हिस्टोरियंस ने भी करेक्ट नहीं माना था। इसका एक रीजन ये था कि जो आई विटनेस अकाउंट्स थे 1945 के अलेज्ड प्लेन क्रैश के, उनके स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्टरी थे। दूसरा कि यदि आग में जलकर नेताजी की डेथ ताइवान में कुछ ही घंटों बाद हो गई थी और 2 दिन बाद उनका दाह संस्कार भी कर दिया गया था,
तो 1947 से लेकर आज तक नेताजी की अस्थियां टोक्यो से भारत लाकर उनका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं किया गया? अब आपको कुछ और शॉकिंग रीजंस बताते हैं। रिवर्स क्रोनोलॉजी के साथ ही अब हम चलते हैं 1985 में, जहां तब के फैजाबाद में और अब के अयोध्या में किसी एक भगवान जी या फिर भगवान बाबा की मृत्यु हो जाती है। और वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी यानी उनकी नीस ललिता बोस इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक एफिडेविट डालती हैं कि जो ये भगवान जी थे उनकी बिलोंगिंग्स को डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में रखा जाए, क्योंकि ये जो भगवान जी थे या फिर भगवान बाबा थे ये ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इन भगवान बाबा जी की बिलोंगिंग से नेताजी की फैमिली की कई सारी फ्रेम्ड फोटोग्राफ्स मिली थी। कई सारे हैंड रिटन लेटर्स भी मिले थे जो उन्होंने 1950s और उसके बाद के यूपी के कुछ चीफ मिनिस्टर्स को लिखे थे और उनके जवाब भी आए थे। आरएसएस के गुरु गोलवलकर से भी उनकी बातें होती थी, वे उनसे मिलने आते थे। आईएनए के कई पुराने लीडर्स भी उनसे मिलने आते थे। इनके हैंड रिटन लेटर्स को जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हैंडराइटिंग के साथ में मैच किया गया तो ये 100% मैच हुए। और ये कोई एक या दो लेटर्स नहीं थे, ये लेटर्स कुछ सैकड़ों में थे और ये एक्सपर्ट्स अलग अलग एक्सपर्ट्स थे। एक थे इंग्लैंड के ही वर्ल्ड फेमस हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कर्ट बैगट और दूसरे थे गवर्नमेंट के ही लैब के रिटायर्ड हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बी लाल कपूर। यह अलग बात है कि गवर्नमेंट की खुद की लैब्स ने डीएनए सैंपल्स को इनएडिक्वेट माना, इनकंक्लूसिव माना। सारे एविडेंसेस मुखर्जी कमीशन ने कंसिडरेशन में लिए हैं और जिन एक्सपर्ट्स जैसे अनुज धर और चंद्रचूड़ बोस की बुक्स और इंटरव्यूज को हमने बेसिस बनाया है, उन्हें भी इस कमीशन ने अपने रिपोर्ट्स में मेंशन किया है। मोदी गवर्नमेंट ने 2015 में बहुत सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो कि करीब 70-80,000 पेजेस के थे उन्हें डी क्लासिफाई किया। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में यह भी आता है कि भगवान बाबा का रोल 1962 के इंडो चाइना वॉर में था, 1965 और 1971 के इंडो पाक वॉर में भी था, और तो और उनका रोल, उनका इन्वॉल्वमेंट अमेरिका वियतनाम वॉर में भी था और वो वियतनाम के हो ची मिन के साथ भी संपर्क में थे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि 1945 से पहले यानी जब नेताजी जीवित थे तभी उन्होंने एक प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट की स्थापना कर दी थी। यानी उन्होंने भारत के बाहर ही एक प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट को सेटअप कर दिया था जिसको मान्यता यानी एक्सेप्टेंस 11 कंट्रीज ने दे दी थी। यहां आगे बढ़ने से पहले यह समझना होगा कि नेताजी का विजन कितना ब्रिलियंट था। वे समझ गए थे कि जो कांग्रेस के लीडर्स आज देशभक्ति की बात कर रहे हैं वो पावर में आते ही कैसे रंग बदलेंगे, और हुआ भी वैसा ही। ये भी समझना होगा कि उनकी इंटरनेशनल रिलेशंस, साउथ ईस्ट एशिया के पॉलिटिकल सिचुएशंस और वर्ल्ड पॉलिटिक्स की कितनी गहरी और सटीक समझ थी। अब टाइम है दूसरी कहानी का, यानी 1945 से पहले की कहानी। 1939 में वर्ल्ड वॉर II के हालात बन गए थे और तब ही विजनरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तब के कांग्रेस लीडर्स को इस बात से आगाह किया था, उन्हें चेताया था कि यही समय है ब्रिटिश को घेरने का।
और तब किसी ने कुछ नहीं किया। बस यही किया कि नेताजी को हाउस अरेस्ट में रख दिया। पर सूरज की रोशनी को कौन रोक सकता है? नेताजी एक ब्रिलियंट और शार्प माइंड के व्यक्ति थे। वे ब्रिटिश पुलिस और आईबी को चकमा देकर अफगानिस्तान से होते हुए यूएसएसआर पहुंचे और फिर जर्मनी में हिटलर से भी मिले, जिसके बाद वो वहां से एक सबमरीन से होते हुए जापान पहुंचे। कमाल की बात यह है कि ब्रिटिश नेताजी का ना ही भारत में कुछ कर पाए और ना ही विदेशों में। जापान के बाद नेताजी सिंगापुर पहुंचे, जहां पर वे करीब 20,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर से मिले। ये सभी ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे वर्ल्ड वॉर 1 में, और फिर वॉर के बाद ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए, यानी इनको बंदी बना लिया गया। ये सभी पंजाब रेजिमेंट के सिपाही थे। अब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था और जापानीज सोल्जर्स का साथ लेकर बर्मा के रास्ते इम्फाल पर आक्रमण करने में केवल 6 महीने थे। इन 6 महीनों में उनके पास एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क था। इन 20,000 POWs को भारत की ओर से भारत के लिए लड़ने को मनाना। उन्होंने आजाद हिंद फौज को संगठित किया। ये टास्क इतना इजी नहीं था। सभी अनट्रेन्ड या फिर लेसर ट्रेन्ड POWs थे। तो एक तो इन सभी को प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग देनी थी और दूसरा 20,000 की इस फौज को और अधिक बढ़ाना था। तभी नेताजी ने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसी के कहने पे मरना मिटना आसान नहीं होता। पर्सनालिटी में वो दम होना चाहिए, वो तेज होना चाहिए, फ्रंट से लीड करने की क्वालिटी होनी चाहिए, इरादों में दम और आवाज में सच्चाई होनी चाहिए। नेताजी में वो सब था और वे खुद भी पहले से मिलिट्री ट्रेनिंग कर चुके थे, यानी वे खुद एक सच्चे सिपाही थे। 15 अगस्त 1945 को जापान के सरेंडर के बाद बोस एक अलग रास्ते की, एक अलग उपाय की, एक अलग कोशिश की तलाश में स्वयं गुमनाम हो गए। तो अब एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि उनका भारत की आज़ादी में कंट्रीब्यूशन कैसे है। और इसी बात का पता लगाने के लिए अब हम चलते हैं तीसरी कहानी की ओर। जब भारत को सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस मिली थी, तब यूके के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली। बाद में 1956 में वे भारत आए थे। तब बंगाल के इंटरिम गवर्नर, कैलकाटा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फनी भूषण चक्रवर्ती थे, और तब फॉर्मर ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली इन्हीं के यहां रुके थे। एक कॉन्वर्सेशन में जस्टिस PB चक्रवर्ती ने क्लेमेंट एटली से पूछा कि ऐसे कौन से रीजंस थे कि जिनकी वजह से आपने 1947 में भारत से एक सडन एग्जिट ले लिया। दोस्तों, ये बात सडन थी। इसका रीजन ये है कि 1945 और 46 में तो ब्रिटिश INA के ट्रायल्स चला रहे थे। इस बात को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि हम जब आज बैठ करके हिस्ट्री को देखते हैं तो हम अक्सर ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों को देखते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। जैसे कि हमें आज बैठ करके ये लगता है कि तब के समय में सारे भारतवासी एक साथ एकजुट होकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, पर ऐसा नहीं था। तब के लोग भी अपना जीवन वैसे ही बिता रहे थे जैसे कि आज आप और मैं। जस्टिस PB चक्रवर्ती के इस सवाल का जवाब क्लेमेंट एटली ने यह दिया कि ये सब
All this happened because of Bose. ये सुनकर जस्टिस पीबी चक्रवर्ती चौंक गए। तब क्लेमेंट एटली ने बताया कि सुभाष बोस के आईएनए चीफ बनते ही रॉयल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में फूट पड़ने लग गई। मलेशिया और बर्मा में रह रहे इंडियंस ने भी उन्हें ज्वाइन कर ही लिया था। ये देख इंडियन सोल्जर्स भी अब सोचने लग गए थे। नवंबर 1945 से मिड 1946 तक ब्रिटिश ने आईएनए ट्रायल्स चलाए थे। इससे लोगों में बहुत गुस्सा था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए एक अलग ही सेंटिमेंट। फरवरी 1946 में 20,000 नेवी सोल्जर्स ने रिवोल्ट कर दिया। उन्होंने करीब 75 to 78 शिप्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। ब्रिटिश झंडे को, यूनियन जैक को नीचे कर दिया और ब्रिटिश ऑफिसर्स से जय हिंद के नारे लगवाए। ऐसा ही कुछ एयरफोर्स में भी होने लगा और रॉयल ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जबलपुर यूनिट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्लेमेंट एटली ने बताया कि उस समय ब्रिटिश सिपाही भारत में करीब 40,000 थे, पर भारतीय सिपाही थे 2.5 लाख। यदि बोस की आईएनए के कारण 1857 की म्यूटिनी की तरह ही कोई घटना यहां हो गई तो इस बार ब्रिटिश बच नहीं पाएंगे और तभी यहां से एक सेफ एग्जिट का रास्ता ढूंढा गया और इन सब का कारण था बोस। जस्टिस चक्रवर्ती ने फिर पूछा कि बोस कहां है? तब उन्होंने कहा रशिया में। बात 1956 की है and allegedly बोस died in 1945 और ये फॉर्मर ब्रिटिश पीएम बोल रहे हैं। और ये बात उन्होंने हिस्टोरियन आरसी मजुमदार के बुक के पब्लिशर को 1977 में लिख करके बताई थी। तब वो सर्विस में नहीं थे और यही फैक्ट MI5 ब्रिटिश इंटेलिजेंस के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में भी बताया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत की आजादी में कंट्रीब्यूशन बस इतना है जितना जलेबी में चाशनी का होता है, गुलाब में खुशबू का होता है और दिन में सूरज का होता है। ऐसे महान व्यक्ति रोज रोज पैदा नहीं होते हैं और इन्हें समझना, इनके बारे में जानना और इनसे सीखना, दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी और मेरी। पराक्रम दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। पर जाने से पहले सुनते जाइए कि डॉक्टर BR अंबेडकर ने नेताजी के आजादी में कंट्रीब्यूशन के बारे में BBC को दिए एक इंटरव्यू में क्या कहा था। No, personally, I do not know how suddenly Mr. Attlee agreed to give independence. That's a matter of secret which Mr. Attlee one day, I think, will disclose in his autobiography. How he came to do that, you see, because nobody ever expected. This is such a sudden change of front. Nobody ever expected. But it seems to me, from the analysis that I make about it, there are two things which I think led, you see, to the Labour Party to take this decision. One is the national army that was raised by Subhash Chandra Bose.